हेलो दोस्तों, मैं हूं एहसान। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस पे देखा था कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, उन सब चीज़ों को जानने के बाद आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक तथा लवण। वहाँ पर हम जैसा कि पिछले ये जाना था कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रिया करता है तो रासायनिक अपक्रिया करने के बाद कोई ना कोई उत्पाद प्राप्त होता है। उत्पाद हमेशा क्या होता है, एक से अधिक तत्वों का मिला हुआ रूप होता है, ठीक है ना। अर्थात जब एक से अधिक चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो उनसे बनी जो में आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि वो जो उत्पाद है उसे हम किस प्रकार से डिवाइडेशन करें, यानी जो पिछला पार्ट आपने पढ़ा उसी से यहाँ पे हम लोग रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब एक या एक से अधिक जो है तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, वह उत्पाद यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग वहीं से शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की, और उसका पहला हेडिंग यहाँ पे पड़ी हुई है यौगिक। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यौगिक मतलब कंपाउंड होता है, ठीक है ना। इफ मोर देन वन एलिमेंट अगर एक साथ आ गए हैं, एक साथ अगर कंबाइंड है तो उनसे बना जो मिक्सचर्स होता है वो कंपाउंड कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये है बेटा कि जो ये कंपाउंड है वो किस हिसाब से इसे हम डिवाइड करें, ठीक है ना। तो जब हम कंपाउंड के रासायनिक जो है गुणों के ऊपर बात करते हैं, यानी जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार इसका हम लोग डिवाइडेशन करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा जो यौगिक है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? 3 भागों में। किसके आधार पर मैंने बोला है? केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, ठीक है ना, यानी रासायनिक गुणों के आधार पर अगर हम बात करें तो जो हमारा यौगिक होता है वो 3 प्रकार का होता है, अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है ना। अम्ल यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग एसिड बोलते हैं, क्षारक मतलब जो है बेस, और लवण को हम लोग साल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, ठीक है ना। तो आप सभी के जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि सबसे पहले मुझे ये जानना चाहिए कि अम्ल एक्चुअल में कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से बनता है, क्या सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल को हम सामान्यतः 2 प्रकार से परिभाषित करते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो सामान्य परिभाषा या कह सकते हैं पुरानी परिभाषा, दूसरा आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, यानी जो आर्हेनियस प्रिंसिपल है उसके आधार पर उसको हम लोग परिभाषित करेंगे। यानी एक तो इसके आधार पर करेंगे और दूसरा सामान्य परिभाषा। तो सामान्य परिभाषा को जानने के लिए सिंपल है, यहाँ पे एक लाइन की परिभाषा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि अम्ल जो है वो एक्चुअल में इसका नाम कहाँ से पड़ा। तो मैं आपको बताऊं कि देखो बेटा, अम्ल जो है वो हमारे लैटिन भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा से इसको लिया गया है और उस शब्द का जो है लैटिन भाषा के जो शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के एसिड्स वर्ड से लिया गया है। इसका अर्थ ही होता है, इसका अर्थ होता है बेटा खट्टा। क्या होता है? खट्टा, ठीक है ना। अर्थात यहीं से पढ़ा कि जो पदार्थ या जो यौगिक स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज और है, अगर हम लोग इसको लिटमस पेपर के अनुसार अगर देखें, किसके अनुसार? लिटमस पेपर पर, लिटमस पेपर पर अगर हम देखें तो जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? नीले रंग के, अगर कोई नीला रंग का लिटमस पेपर है और उस पर अगर कोई अम्ल डाल दिया जाए तो वो लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है।
ये जो मैंने अभी ये बात करी, आपसे चर्चा की, ये दो के दोनों बातें कहाँ की हैं? पुरानी हैं, याद रखिएगा, पुरानी परिभाषाएं हैं। मतलब वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, और उसी खट्टेपन से यहाँ पर लिया गया कि जो यौगिक स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल का दूसरी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। ये परिभाषा क्या कहती है कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, मतलब यानी जब हम किसी अम्ल को पानी में डालें तो डालने पर वो क्या हो, वो बीच से विखंडित हो जाए। ठीक है ना। विखंडित होकर H+ आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H+ आयन बनाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये शब्द बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यानी जिस यौगिक में H+ आयन निकलता हो या H+ आयन देता हो तो वो यौगिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। अगर इसको हम लोग जल के साथ डाइल्यूट करें तो क्या देखेंगे कि H+ और Cl- दो अलग अलग यानी धनायन और ऋणायन में ये टूट जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि H+ आयन प्राप्त हो रहा है इसलिए HCl हमारा क्या है? अम्ल है। अब बात यहाँ पे आई कि क्या सभी अम्ल ऐसा करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। जो भी अम्ल होगा वो H+ आयन देगा। अर्थात हम इसको थोड़ा सा उलट देते हैं, दूसरे हिसाब से कह लेते हैं। क्या कहेंगे कि जिसमें से या जिस यौगिक से हमें हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता है वो अम्ल नहीं है। ध्यान में आ गई बात? समझ में आया बात? जिस यौगिक से हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त नहीं होगा वो यौगिक हमारा क्या है? अम्ल नहीं होगा। ठीक है ना। अब चलिए, तो कंफ्यूजन दूर हो गए ना, अम्ल किसे कहते हैं। अब आगे और हम लोग बढ़ते हैं कि अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहला फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम लोगों ने दो कैटेगराइजेशन कर लिया है। ठीक है ना। एक को हम परबल अम्ल यानी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? वीक एसिड या दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि परबल अम्ल क्या है। ठीक है ना। तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, यानी जिसमें हर एक हाइड्रोजन आयन हमें आसानी के साथ वियोजित होकर के अलग अलग प्राप्त हो जाता है, ऐसे आयनों को या ऐसे मतलब अम्ल को हम परबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन हो सकते हैं? H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है। ये तीन के तीनों क्या है? परबल अम्ल है। देख लेते हैं। जैसे H2SO4 है, अगर इसको हम लोग डाइल्यूट करें अगर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे H2 प्लस SO4, यानी यहाँ पे -2 का निशान आ जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, दोनों अपने अपने एक धनायन में और एक ऋणायन में आसानी के साथ टूट जा रहा है। इसी तरह HCl का मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था, ये भी आसानी के साथ टूट जा रहा है। HNO3 भी इसी प्रकार से टूट जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वे अम्ल जो पूरी तरीके से क्या होता है? पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर देते हैं या निकाल देते हैं, उन्हें हम परबल अम्ल कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि जो परबल अम्ल है वो उन्हें हम लोग खनिज अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है बेसिक रूप से हमें खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अगला हम लोग जान लेते हैं दुर्बल अम्ल। क्या जान लेते हैं बेटा? दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो दुर्बल अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वीक एसिड, यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक आप लोग आपके फिर बाद में काम आएगा। ठीक है ना। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। पूर्णतः वियोजित का मतलब ये कि जैसे हमने पानी में डाला लेकिन कुछ हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो गए और कुछ हाइड्रोजन परमाणु के अणु जो है उसमें सम्मिलित रह गए। ऐसी स्थिति वाले जो भी अम्ल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल एक्चुअल में हमारे खाने पीने के काम आ जाता है। जैसे एक्चुअल में अम्ल का है, जैसे संतरा है, ठीक है, नींबू है, ठीक है ना, सिरका है, इन सब चीज़ों में जो अम्ल पाया जाता है वो एक्चुअल में हमारा क्या है, खाने वाले अम्ल है या दुर्बल अम्ल उन्हें हम लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका देखो HCN हो गया, CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया, यानी फॉर्मिक अम्ल हो गया। ये सारे के सारे अम्ल कैसे अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। यानी यहाँ पे आंशिक रूप से हाइड्रोजन उस विलयन में सम्मिलित रह जाता है, यानी वहाँ पे बच जाता है, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। तो ऐसे अम्लों को हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है ना। देख लेते हैं, जैसे इसका भी अगर वियोजन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका वियोजन देखिए HCN का अगर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस CN- आ तो जाता है। आपको लगेगा तो ये तो सर तो पहले ही जैसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो कुछ हाइड्रोजन के अणु वहां पर बचे। चलिए दोस्तों, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि अम्ल के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो एसिड्स हैं यानी जो अम्ल हैं उनकी भौतिक गुण कौन कौन से, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू, ठीक है ना, नींबू खट्टा होता है, आपका जो है संतरा खट्टा होता है। तो ये जब भी जो भी अम्ल होते हैं या सिरका है वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है ना। दूसरा, जल में विलय है। अरे वो मैंने बताया ना अभी पीछे कि जब भी इसे हम लोग जल में डालते हैं तो क्या होता है, इससे हाइड्रोजन जो है वियोजित हो जाता है। तो जब भी कोई चीज पानी में घुलेगी तभी तो ना हाइड्रोजन विस्थापित होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि जब भी हम अम्ल को पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरीके से जल में विलय हो जाएगा, है ना। अगर वो क्या है, अगर वो प्रबल अम्ल है तो पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा, और अगर दुर्बल अम्ल है तो विलय तो होगा लेकिन थोड़ा आंशिक कुछ हाइड्रोजन वहां पर बचे रह जाएंगे। आगे आते हैं हम लोग। तीसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि लिटमस पेपर अगर है हमारे पास, उसके ऊपर अगर हम लोग जो है अगर अम्ल को डालते हैं तो क्या होगा कि अगर वो नीले रंग का पेपर है तो वो रेड कलर में बदल जाएगा। ठीक है ना। आगे संक्षारक की प्रकृति होती है। संक्षारक की प्रकृति का मतलब यह है कि अगर अम्ल को हमारी त्वचा पर, हमारे कपड़े पर, कहाँ पे, त्वचा पे, कपड़े पे, ठीक है ना, इन सब जगहों पे अगर पड़ जाता है तो क्या होगा कि वो हमारे स्किन को डैमेज कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए कि H2SO4 है, अगर वो हमारे स्किन पे पड़ जाए तो हमारे स्किन को क्या करेगा, जला देगा। ठीक है ना। अरे वो बैटरी में आप लोगों के तेजाब आता है ना पढ़ के, तेजाब क्या है, एक प्रकार का जो है क्या है, प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है ना। अगर वो हमारे शरीर पे पड़ जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर पूरी तरीके से जल जाता है। ठीक है ना। अभी एक दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा ना, एसिड अटैक। उसमें भी क्या है, एसिड ही तो पड़ा था उसके, दीपिका पादुकोण के ऊपर दिखाया गया है ना, वो एक पुरानी एक लड़की की कहानी है। ठीक है ना। तो उसी के ऊपर समझ लीजिए वहां पे क्या हुआ, स्किन को उसने डैमेज कर दिया। ठीक, यानी क्या पता चला कि अम्ल जो है वो एसिड जो है क्या करता है, हमारी त्वचा को, हमारे कपड़े को खराब कर देता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को जब हम तभी जान पाते हैं जब हम किसी न किसी चीज से उसके रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हमारा केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग धातुओं से क्रिया कराते हैं। ठीक है ना। किससे, यानी रिएक्शंस विद मेटल। तो जब भी एक इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि धातु अगर अम्ल के साथ क्रिया करता है, यानी मेटल अगर एसिड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो सिंपल है, मेटल अगर जो है एसिड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से विस्थापित हो जाएगी। चलिए हम लोग कुछ रिएक्शंस करके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने फेरिक की क्रिया कराई HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है ना, तो क्या बना देगा, सिंपल यहाँ पे FeCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 आपको लगाना होगा बैलेंस बराबर करने के लिए, तो FeCl2 प्लस H2। तो ये देखिए क्या बन गया आपका, ये आपके पास आ गया लवण और ये हाइड्रोजन गैस बन गई जो कि बाहर निकल जाएगी। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगर Zn की क्रिया हम लोग H2SO4 के साथ करा देते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा ZnSO4
प्लस H2 गैस बन जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ समझ में लगेगा कि सर ने ये कैसे कर दिया, ये यहाँ पे 2 लगा दिया है। ऐसा है कि जब आप लोग कक्षा 9 में रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चीज़ें को सीखा होगा कि किसी मतलब तत्व के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में जाते हैं। तो जरा मैं उसके ऊपर ओवरव्यू लेके आता हूँ थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या है कि Fe है, Fe के बाद हम यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए था, क्लोरीन ने यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और यहाँ से जब Fe का जो है कोष जो है पूरा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे FeCl2 आ जाता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कम क्रियाशील है अपेक्षाकृत Fe के, तो हाइड्रोजन को उसको विस्थापित करके बाहर निकाल देता है। ये एक प्रकार की कैसी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है ना, ठीक है ना। यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके खुद अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला देख लेते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि धातु कार्बोनेट की जब भी अम्ल के साथ क्रिया होती है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यानी हमें जल, ये जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लवण प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या था? लवण प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता था, यहाँ लवण कार्बन डाइऑक्साइड और हमें जल प्राप्त होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं। अगर हमारे पास CaCO3 है, ठीक है ना, CaCO3 है, अगर इसकी क्रिया हम 2HCl के साथ करा दें तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? हमारे पास यहाँ आ जाएगा, मैंने जो बोला है पहले उसको लिख लीजिए, क्या बचेगा? CO2 लिख लीजिए प्लस H2O लिख लीजिए, ये तो कंफर्म है, बनेगा ही बनेगा। अब मेरे पास बचा क्या? देखिए 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, एक ऑक्सीजन इसमें से यहाँ आ गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया, इसमें 3 थे ना, एक ऑक्सीजन वहाँ चला गया, 2 बचे तो ना 2 एक ऑक्सीजन यहाँ आ गए। तो कहने का मतलब हमारे पास CO3 भी पूरा हो गया, 2H भी पूरा हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? CaCl, ठीक है ना। तो CaCl बचा, लेकिन 2 यहाँ लगा हुआ था तो 2 क्लोरीन था, तो CaCl2, यानी हमारे पास क्या आ गया? कैल्शियम क्लोराइड। तो लवण भी प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया और H2O भी प्राप्त है। एक क्रिया और देख लेते हैं। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, तो CaHCO3 अगर है, ठीक है ना, इसकी क्रिया अगर 2HCl के साथ कराई जाए तो भी यही चीज़ आएगी। सिंपल, कोई यहाँ पे इधर उधर नहीं होगा। CaCl2 आ जाएगा प्लस CO2 आ जाएगा प्लस H2O आ जाएगा, लेकिन सब में फ़र्क क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये कि ये देखो डबल हो जाएगा, 2 ना आ गया है तो सब जगह पे यहाँ पे 2 लग जाएगा और ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। यानी हमें क्या पता चला कि धातु कार्बोनेट के साथ अगर क्रिया कराई जाती है तो सदैव हमें लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला देखते हैं हम लोग धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, ठीक है ना, यानी रिएक्शंस विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले देखा, वहां पे केवल धातुओं के साथ क्रिया हो रही थी, तो क्या हम लोग को प्राप्त हो रहा था? हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा? जब हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल देखो, ऐसे ही हुआ था ना। देखो जैसे मैं एक क्रिया यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे Zn की क्रिया, ठीक है ना, हम HCl के साथ कराएं, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या मिल रहा था? आप लोगों ने अभी देखा था कि हमारे पास आ रहा था ZnCl2 आ जाएगा प्लस H2 गैस, ऐसे प्राप्त हो रहा था हमको, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हमको लवण प्राप्त हो रहा था प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही थी। ये कब की बात है? जब हम धातु की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? अम्ल के साथ करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? धातु ऑक्साइड की क्रिया हम जो है अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या होगा? धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड में मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया। अब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल क्या हो जाएगा? यानी हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बन के कंप्लीट क्या हो जाएगा? लवण प्लस जल, है ना, लवण प्लस जल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ले लेते हैं, एक सिंपल सा, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर हम यहाँ पे HCl के साथ करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं?
HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा CaCl2 प्लस H2, और ये वाला जो ऑक्सीजन निकलेगा ना एक, तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके यहाँ पे H2O बना लेगा। तो क्या बना, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ने अम्ल के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बना लिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है, इसकी क्रिया अगर हम H2SO4 के साथ कराएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgSO4। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील है अपेक्षाकृत हाइड्रोजन के, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और Mg जाके SO4 के साथ मिल लेगा और बना देगा मैग्नीशियम सल्फाइड, और साथ साथ प्लस यहाँ पे बन जाएगा H2O। ठीक है ना, यानी वही बात है ना यार, जैसे दो दोस्त होते हैं, अगर क्लास में आए, एक दबंग होता है, थोड़ा सा ताकतवर है, तो वो क्या करता है, हमेशा दुबले पतले जो लड़के आगे बेंच पे बैठे रहते हैं उसको उठा देता है, चल पीछे जा, ठीक है ना, मतलब दूसरी जगह जाके बिठा देता है ना, और खुद उसका जगह ले लेता है। तो यहाँ पे दबंगाई चलती है ना, जिसके पास ज़्यादा पावर, वो दूसरे जो कम क्रियाशील तत्व है उसको हटा करके अपना खुद का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब जो है विस्थापन अपक्रिया यहाँ पर भी हो रही है। कौन सी हो रही है, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कैसी अपक्रिया है विस्थापन में, ये उभयधर्मी अपक्रिया है, यानी उभय अपघटन है, यानी यहाँ पे डबल ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ठीक है ना। अब बात आती है, ये रहा कुछ रासायनिक गुण, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा कि अम्लों का हम लोग यूज़ क्या क्या करते हैं। तो यूज़ में हम लोग बेटा जो है, जो प्रबल अम्ल है, जाहिर सी बात है, जो दुर्बल अम्ल है उनको हम लोग तो खाने में यूज़ करते हैं, तो खाने में हमारे खाने को पचाने के लिए इन सब चीज़ों में इस्तेमाल हो जा रहा है। जैसे हम लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। टमाटर में टरेट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो अम्ल हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते। कच्चा आम है ना, तो उसको हम लोग खान करके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो ताकतवर अम्ल है, जिनको हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं, या मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, तो उनमें कौन कौन से हमारे पास H2SO4 है, HNO3 है और HCl है। तो H2SO4 का जो यूज़ है बेटा, वो हम लोग जैसे लेड वाली बैटरी, जो आपके घरों में बैटरी आती है, जिसको हम लोग इन्वर्टर के साथ जोड़ करके ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें लेड वाली बैटरी में उसको डालते हैं। साथ साथ पेट्रोलियम उद्योग में उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ कृत्रिम रेशे बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ साथ उर्वरक बनाने में, जो हमारे खेतों में जो मतलब डाई, यूरिया, पोटास और जिंक, ये सब दुनिया भर की चीज़ें पड़ती है ना, उनको प्योरीफाई करने, उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ साथ HNO3 का इस्तेमाल अगर हम लोग बात करें, तो जैसे जो सोना और चांदी होता है, क्या होता है, HNO3 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सोने और चांदी के शोधन में करते हैं। किस में करते हैं, सोने और चांदी के शोधन में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जब जाते हैं, मतलब अगर सोनार की दुकान पे जाते हैं, पुरानी चीज़ों को लेके जाते हैं, तो वो उसको परखने के लिए HNO3 का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ इसका भी इस्तेमाल उर्वरक बनाने में किया जाता है, औषधि का निर्माण करने में किया जाता है। साथ ही साथ विस्फोटक बनाने में किया जाता है, जो आप लोग देखते हैं, मतलब जैसे बम है, हथगोला है, पटाखे हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने में भी HNO3 का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ अगर HCl की बात की जाए, तो HCl हमारा जो है वस्त्र उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कपड़े को रंगने में और जो है कलाई करने में, इन सब चीज़ों में जो है क्या कहते हैं, HCl का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।